हाँ जी बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ से हमने स्टार्ट करना था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कोई देखो बहुत अच्छा दिया हुआ इसमें एग्जांपल, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक और आपकी सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ। ओके, और हम लोगों को और 2 जॉब ऑफर्स मिले। एक मिला उसमें से कि आप एज एन एग्जीक्यूटिव काम कर लो 30,000 पर मंथ पे। दूसरा ऑफर मिला कि आप जर्नलिस्ट बन जाओ 35,000 पर मंथ पे। ठीक है, तो अब हम अगर बैंक वाली जॉब को ही ऑप्ट करके बैठे हैं तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है जो कि हमने लूज किया? 35 वाला। ठीक है, ओके। अगर हम 35 वाला ऑप्ट करते हैं, चलो बताओ। ड्यू टू कम्यूटिंग नहीं, ड्यू टू कम्यूटिंग हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये जो बैंक वाली जॉब है ना वो गुड़गांव है और कम्यूटिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है। भावन का मोबाइल है ना? ठीक है, कम्यूटिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है, 2-2 घंटा आने जाने में लग रहा है यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत हरासमेंट हो रही है। तो छोड़ो, हमें नहीं जाना, उस बैंक की जॉब नहीं करनी। मैंने ऑप्ट कर ली 35,000 वाली जॉब। तो आप 35,000 के बाद अब 30,000 नहीं बोलोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो 40,000 वाला था। ध्यान रखना, ये बात टीचर्स आपके साथ खेल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद वही बता दिया इन्होंने, जो हमारा केस है, अगर उसने बैंक वाली जॉब ही ऑप्ट रखी तो 35,000 उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। ये वन मोर एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं है, पीपी कर्व पर आ गई। मैं ना लिख ही रही हूँ, देख बेटा, मैं अब हो गई हूँ स्टार्ट, मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, काटा पिटी सब हटा रही हूँ। हाँ हाँ, अभी 2 पेजेस ही लिखे हैं। नहीं, अभी इसका भी फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किया। बनवा दूंगी ना, स्पायरल करा दूंगी वो करके, प्रॉपर स्कैन करा के। जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स अकाउंटेंसी के हैं वैसे ही करा दूंगी ना इसका। बिजनेस स्टडीज भी है 12th। 11th की नहीं है अभी यार, लिखने के लिए बंदा भी तो अच्छा चाहिए होता है। ये मैं खुद लिख रही हूँ। नहीं सर, नहीं करेंगे बेटा ये काम, ये फीमेल्स ही करती हैं ये वाली मेहनत। मेल्स तुम्हारे बस की है, तुम लिखोगे, तुम अपने नोट्स ना बनाओ। दीदी, दीदी फ्री चल रही है तो दोबारा नहीं है? मतलब सीए इज अ प्रोसेस बेटा। चलो कोई बात नहीं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डायरेक्ट यहीं से लर्न करना है आपने। देखो मैं ना पहले आपको इस टेबल के थ्रू बताऊंगी, पहले मैं आ जाती हूँ नोट्स पर। ठीक है, नोट्स में मैं आप लोगों को सिखाती हूँ जरा पीपी कर्व का सारा डेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक के। अभी बना दूंगी, मैं बना दूंगी, अभी कल नहीं आएगा कुछ काम तुम्हारे। हाँ तो नहीं पढ़ोगे तो बेटा ऐसे ही होगा। चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स सब मस्त है, डिमांड ऑनवर्ड्स। ऐसे ही स्टैट्स में चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स सब मस्त है। कौन सा बेटा? 2 आपको नहीं करा रहे कंज्यूम? आप नहीं, आप बहुत लकी हो जो कि नहीं करा रहे, सिलेबस में है। ये लोग अभी पेपर देकर आए हैं भाई, सारे स्कूल्स में हो चुका, आपकी टीचर नहीं करा रही। जय माता दी। चलो देखो, अगर हमने अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस, हमने डिसाइड किया कि हम वॉर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डील मतलब डिसाइड करना चाहते हैं। वैसे तो देखो इकोनॉमी में हर दिन हजारों गुड्स बननी है, पर एटलीस्ट हमने अपनी थ्योरी को सिर्फ 2 जगह पर थोड़ा सा लिमिटेड करा कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 2 ही चीजें बना रहे हैं। अपने सारे जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी लैंड, सारी लेबर, सब कुछ हमने गन्स और बटर बनाने में लगा दिया। ठीक है, अब गन्स और बटर में भी 1 साल क्या हुआ, हमने ना कंप्लीटली गन्स बनाई और जीरो बटर बनाया। पीपीसी भी है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और भी बहुत सारे नेम्स हैं इसके आगे, सिनोनिम्स देखो। हाँ जी, सेम है, सिनोनिम है। क्या लिख दूं, रुक जा ना, गन्स एफ लिख दूं, ले ये ले पीपीएफ, खुश। 21 गन्स बनी, बटर जीरो बनाया। मतलब वॉर छिड़ी पड़ी है बॉर्डर पे, हमने सोचा बटर गया भाड़ में, बटर का स्टॉक पिछले साल का पड़ा हो, उसी में काम चला लेंगे। नहीं ना, नहीं, हमने सारे रिसोर्सेज लगा दिए किस चीज पर कि हम इस साल ना गन्स ही बना रहे हैं। तो हमने गन्स बनाई और बटर नहीं बनाया। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम पीरियड बाद जरूरत पड़ी कि नहीं भैया बटर भी कम पड़ रहा है अब तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि गन्स भी 21 बना रहे हो और एक बटर भी बना लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको इसकी इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसका कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो गन्स हम लोगों ने कितनी बनाई बच्चों? गन्स हमने बनाई फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, ये हमारा बी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ से 1 गन लूज करी। मतलब आप ये सोच सकते हो, इसमें मैंने आपको अभी मैं एग्जांपल दूंगी एक, वो आप लोगों को शायद याद हो। याद है मैंने क्या दिया था? बताओ। नहीं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का दिया था कि 1 घंटे में 10 पेंटिंग्स बनानी है। ठीक है, अभी बताती हूँ दोबारा। हाँ, याद आ गया। अभी बताऊंगी इस चीज को भी। तो पहले हमने 1 गन लूज करी तो 1 बटर बन गया बच्चों। अब नेक्स्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आपको ना 2 गन्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक और बटर लेने के लिए। रीजन क्यों क्या है अभी बताती हूँ, उसके ऊपर आती हूँ। फिर उससे नेक्स्ट टाइम आपको 3 गन्स सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी एक और बटर लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको 4 गन सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी एक और बटर लेने के लिए। बटर में एक एक का इंक्रीज हो रहा है, बटर में एक एक का इंक्रीज हो रहा है। हमने 4 लूज करी, अब हमने 5 लूज कर दी। ईयर लगा लो, मंथ्स लगा लो, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस लगा लो, जो मर्जी लगा लो। ठीक है, ये 5 हो गया। इसके बाद अब हमने क्या किया, वॉर रुक गई। वॉर रुक गई, वो सब भी है। हमने अपनी वही बात है ना, हमने अपनी स्टडी को सिर्फ 2 चीजों तक ही थोड़ा सा रोक दिया कि अभी बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी। आपको डेटा भी गिवन हो सकता है, आपको डेटा के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन और ये सब की अब पीपी का में क्या इम्पैक्ट होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पर इसको 0 कर दिए, 6 के 6 सैक्रिफाइस कर दिए और इसका छठा आ गया। तो मतलब आप देख सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन में गन्स ही गन्स बन रही थी, बटर तो 0 था। इस कॉम्बिनेशन में बटर ही बटर बन रहा है, गन तो 0 है। ठीक है, और आप देखो तो यहाँ पर हमने 2 सैक्रिफाइस किया, यहाँ 3 सैक्रिफाइस किया, यहाँ 4 सैक्रिफाइस किया, यहाँ 5 सैक्रिफाइस किया, फाइनली ये 6 की 6 सैक्रिफाइस कर ली। और इसका एक एक अटेन कर पा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली 1 1 अटेन कर पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है ये थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। सुनना ध्यान से। एक कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा है, 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बनानी है। ठीक है, बैठ जा। 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बनानी है। 1 आवर में अगर 10 पेंटिंग्स बनानी है तो हम हमारा स्कूल सबसे पहले कौन से बच्चे को भेजेगा? मोस्ट एफिशिएंट वन, जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और जिसका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा बच्चा गया। अब ये रिक्वायरमेंट आई आगे कि भैया वो बच्चा तो वही है, फिर से 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बनानी है। वो कर रहा है काम बेचारा बैठा। अब फिर से 1 आवर में 10। तो क्या नेक्स्ट बच्चा भी 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बना लेगा? नहीं ना। हो सकता है कि नेक्स्ट 10 पेंटिंग बनाने के लिए हमें अपने पास से 2 बच्चे भेजने पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर से जरूरत हुई कि फिर 10 पेंटिंग्स बनानी है, तो फिर 3 भेजने पड़े। फिर 10 पेंटिंग्स बनानी है, 4। तो ऐसे मैंने ये एग्जाम्पल, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने खुद ही अपने दिमाग में सोचा हुआ है, कहीं से कुछ वो नहीं है, कि ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी इस चीज की क्लैरिटी हो कि आगे आगे ना जो बच्चा है ना वो रद्दी आ रहा है। एक्चुअली रद्दी से रद्दी 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 रद्दी, एक्चुअली रद्दीएस्ट वन आ रहा है कि फाइनली क्या है, सारा रद्दी स्टफ है। देखो 6 बच्चे भेजे हमने, 6 बच्चे भेजने पड़ गए वो 10 पेंटिंग 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बना। बढ़ते ही जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है ना, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अगर हर बच्चा फर्स्ट आता होता बच्चों, तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी। तो हर बच्चा अगर 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बना सकता है, तो हम तो फिर थ्रू आउट 1 1 1 ही सैक्रिफाइस कर रहे होते ना यहाँ पर, कि चलो जी एक एक गन और दे दी, बटर बन गया, फिर एक और गन दे दी, बटर बन गया। ठीक है, तो इट कैन बी अ लेबर, इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी बिल्डिंग, वट एवर, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो सकती है ये। कि हमने वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भेजा, गन से उसको रिमूव करा कि चल भाई तुझे बटर बनाना है। अच्छा सोचो, शिखा मैम को बोला गया कि अकाउंटेंसी की इतनी नीड नहीं है, अब आपको मैथ्स पढ़ाना है। पढ़ा लूंगी, मुझे नहीं आता। चलो मुझे मैथ्स नहीं आता, ठीक है, मेरे को अकाउंटेंसी आती है। पर हम यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं, हमने जो गन के लिए लेबर भेजी ना, वो लेबर गन भी बना पा रही है और वो बटर भी बना पा रही। कर सकते हैं ऐसे कोई लेबर? भाई मेरे को अकाउंटेंसी भी आती है और मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ बैठ के। नहीं आता ना। मैंने मैथ्स की बात करी है बेटा, इसीलिए जो मुझे नहीं आती।
नहीं, वही मैं कह रही हूँ, हम लोगों ने ना ये एज्यूम करा है कि हमारी जो लेबर है ना, ये हमारा जो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड है, मतलब उस बिल्डिंग में बिठाकर तुम चाहे गन बनवा लो, चाहे उस बिल्डिंग में बिठाकर तुम बटर बनवा लो, सब बन जाएगा। उस लेबर से चाहे तुम गन बनवा लो, उस लेबर से चाहे तुम बटर बना लो, वो सब में एफिशिएंट है। तो मतलब हम अपने रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में पुट कर सकते हैं। मशीनरी पर अप्लाई कर लो, चलो मशीनरी पर क्या अप्लाई कर लो, मतलब सोचो गन बनाने वाली मशीन से बटर बना रहे हो बैठ के, हो सकता है कि जो मशीन गन बनाती थी वो अब बटर बना रही है जी? नहीं ना। तो ये हमारी एजम्पशन है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो इको में ना कोई भी थ्योरी है, कोई भी थ्योरी बिना एजम्पशंस के नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि खुद सोचो शिखा हम कैसे मैथ्स पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, उनको तो आता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये भी एज्यूम करा है कि हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ये भी assumption है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है शायद हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो। ठीक है, पर हमने एज्यूम करा कि नहीं, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, और हमने ये भी एज्यूम करा कि हमारे वो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, फिक्स्ड भी हैं। ठीक है, जो कि खैर रियल लाइफ में है भी, लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं हमारे पास, ज्यादा नहीं है। और हमने ये भी एज्यूम करा कि हम अपने रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में बड़ा इजीली ट्रांसफर कर पा रहे, इजीली। अदरवाइज देखो गन और बटर एक्सट्रीम सिचुएशंस है, कहाँ तो बंदा वॉर गुड्स बना रहा था, कहाँ तुमने उसको बटर बनाने पर लगा दिया। हाँ आती हूँ, अनइक्वल पे भी आती हूँ, उस चीज पे भी आती हूँ। ठीक है, तो आप अगर देखो, अब ध्यान से सुनना, ये सारा आई थिंक आपको क्लियर है, इतना डेटा क्लियर है। अब मैं आती हूँ यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तो मार्जिनल का मतलब है कि डिफरेंस। मार्जिनल कभी भी फर्स्ट स्टेज पर नहीं होता। ठीक है, आपने यहाँ से कितनी गन सैक्रिफाइस करी, एक, तो पहला सैक्रिफाइस आपका कितना है, वन का। फिर आपका टू का सैक्रिफाइस है, फिर आपका थ्री का सैक्रिफाइस है, फिर फोर का है। बच्चे लोग बोलते हैं मैम ये तो बटर वाला डेटा हो गया। आप देखो ना, बटर आपका जीरो था, वन था, टू था, थ्री था, फोर था। सुनो ना, नहीं, ये आपका ये वाला डेटा नहीं है, ये आपका वन टू, ये वाला वन टू थ्री फोर फाइव नहीं है, ये जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना वो है ये ध्यान रखना। वो बाय चांस ऐसा है कि ये भी वन है तो ये वन है, टू है तो टू है, बाय चांस ऐसा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये आपका सैक्रिफाइस है, जो आपने यहाँ से गन्स लूज करी है वो सैक्रिफाइस की बात हो रही है, ये वाला डेटा है ये याद रखना, ध्यान रखना। आपकी टीचर क्योंकि डेटा देकर भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकती है। ठीक है, ये हो गई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, एमआरटी। हाँ, रेशो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बुक में बनाई हुई है, आप देख सकते हो। एमआरटी होता है, बताओ क्या, चेंज इन, एक्चुअली जो भी चीज हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, चेंज इन गन्स, मतलब चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। सैक्रिफाइस हम कौन सी कमोडिटी को कर रहे हैं, गन्स को, और गेन कौन सी कर रहे हैं, बटर को। फिर से एमआरटी है ना, मार्जिनल, हमेशा चेंज नेक्स्ट लेवल पर होता है ना बच्चों, फर्स्ट लेवल पर थोड़ा चेंज आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कितनी गन्स लूज करी, पहले वन गन लूज करी वन बटर लेने के लिए, फिर हमने टू गन्स लूज करी वन बटर लेने के लिए, वन मोर बटर लेने के लिए। यहाँ ये वाला वन वन चल रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर भी करेंगे, तो वहां पर भी आपको डेल्टा का मतलब बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। चेंज की बात हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। फिर हमने थ्री गन्स लूज करी एक और बटर लेने के लिए, फिर हमने फोर गन्स लूज करी एक और बटर, फिर हमने फाइव गन्स लूज करी एक और बटर लेने के लिए, फाइनली हमने छह की छह गन्स लूज कर दी एक और बटर लेने के लिए। फाइन, समझ आइए। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली प्लॉट करूं, डायग्राम भी बता देती हूँ हाथ की याद। देखो बच्चों, हमेशा क्या करना है, बताओ मुझे, मैं वाई एक्सिस पर क्या लूं, पहले भी हो चुका है आपका, तो वाई पे, यहाँ पर हमेशा आप क्या करोगे बच्चों, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना हर चैप्टर में, चाहे चैप्टर वन हो चाहे चैप्टर टू हो, दोनों चैप्टर्स में जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो लोगे, और यहाँ जो भी आप गेन कर रहे हो वो लोगे। बटर का तो सीधा सा मैटर है, ये जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। और गन्स के रिगार्डिंग अगर आप डेटा देखो तो गन का 21, ये सारा डेटा है, तो उस हिसाब से आपकी बुक में शायद तीन तीन का लिया हुआ गैप, थ्री थ्री का है ना वाई एक्सिस पे, देखो तीन, छ, नौ, 12, 15, 18, 21। ठीक है, तो अब प्लॉट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 21 गन जीरो बटर। ठीक है, तो 21 गन्स एंड जीरो बटर मतलब यहाँ पर आ गया। फाइन, अंश दिवांश क्लियर है। अब 20 गन्स एंड वन बटर, एक बटर बना तो 20 गन्स हो गई।
हाँ, डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? चलो ये भी बताओ, डाउनवर्ड जाएगा ये। इनवर्स रिलेशनशिप, अरे डिक्रीज मत बोला करो मुझे, मैं मारूंगी तुम्हें। तुम्हें सारा साल में मतलब 4 महीने तो हो गए मुझे पढ़ाते हुए। कोई भी कर्व मैं डाउनवर्ड बोल रही हूँ तो क्या बोल रही हूँ? क्योंकि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। कोई भी कर्व अपवर्ड जा रहा है तो क्यों जा रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। युवराज, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, आप देख सकते हो गन्स बढ़ती जा रही हैं, गन्स कम होती जा रही हैं, सॉरी, एंड आपका बटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, ठीक है, 20 गन्स 1 बटर, 2 गन्स 18 बटर। ठीक है, अब इसको प्लॉट करें, 15 और 3, 3 पर 15। अभी ना थप्पड़ खाने हैं तुम लोगों ने। 11 और 4, 4 पर 11, और फिर 5 बटर और 6, फिर उसके बाद 0। आप देख सकते हो आपका पीपी कर्व डाउनवर्ड है। और दूसरा और क्या इसका फीचर? कॉनकेव इन शेप। कॉनकेव क्यों है ये? शेप ही ऐसी नहीं है। कॉनकेव के पीछे ही एमओसी रीजन है बच्चा। एमओसी जो राइजिंग है ना, इस वजह से इसका कॉनकेव शेप आ रहा है। अगर एमओसी आपका डिक्रीजिंग होता तो आपका कॉन्वेक्स शेप आता। नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स के पीछे रीजन एमओसी होता है। शेप क्या? यार तुम लोगों का साइंस पढ़ा हुआ है ना तुमने भी। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। यार मैंने भी 10वीं करी है कभी जिंदगी में। है? क्यों? मतलब हम पढ़ाइयाँ क्या बदल गई हैं? मैं तो 1996 से पढ़ा रही हूँ, तो फिर कैसे पढ़ा पा रही हूँ अगर बदल गई होती तो? 1994 में 10th करी थी मैंने। हाँ, 1996 से पढ़ा रही हूँ मैं। अपनी 12th करते ही 11th 12th को पढ़ाना स्टार्ट हो गई। 28 साल हो गए यही सब्जेक्ट्स। मैथ्स नहीं ऑप्ट करी, पता नहीं क्यों। आज रिग्रेट होता है कि मैथ्स भी लेनी चाहिए थी एज टीचिंग। हाँ, एमकॉम, बीकॉम, एमकॉम, मास्टर्स इन कॉमर्स। मेरी वेरोनिका के पास भी मैथ्स नहीं थी। शी इज परसुइंग बीकॉम। है? सी में मैथ्स की क्या जरूरत है? सिर्फ फाउंडेशन में पढ़नी है, वो भी 40 नंबर की। बहुत प्लान्ड वे में मैंने उसको मैथ्स नहीं दिलवाई थी, क्योंकि मुझे था कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसकी ग्रिप बननी चाहिए। ऑल्दो शी स्कोर्ड 96 इन 10th मैथ्स। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर सीए में आप लोगों को मैथ्स नहीं चाहिए, सिर्फ फाउंडेशन के लेवल पर आपको मैथ्स पढ़नी होती है, सिर्फ 40 नंबर की। मैं बहुत मारूंगी, रख दे इसको। ठीक है बच्चों, समझ आया शेप और ये सब? अब आती हूँ मैं आपकी बुक वाले पार्ट पर। चलो, देखो क्या हमने सारी बातें करी। पीपी कर्व पर आते हैं अब। ओए, चुप। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to the graphical representation of possible combinations of two goods। दो गुड्स को ही प्लॉट कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली हमारे पास जो भी रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे हम गन्स और बटर के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली पीपीएफ इज लोकस ऑफ, लोकस मतलब लोकेशन, ऑब्वियसली वी आर लोकेटिंग, of various possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology। फाइन, सिर्फ हमने दो ही गुड्स लिए हैं, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारी लेनी होती है। ये रहे पीपीएफ के अदर नेम्स। पीपी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। कोई भरोसा नहीं, टीचर कुछ भी दे सकती है तुम्हें। मतलब तुम्हें बोल दे कि ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बताओ, क्या करोगे फिर? क्या कहोगे? हमें तो ये नाम पता ही नहीं। मैं भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। हाँ, बस ऐसे ही बन जाओगे। assumptions ऑफ पीपीएफ।
पीपीएफ की क्या क्या एजम्पशंस हमने लिए हैं? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी फिक्स्ड, ये हमने लिया ना कि फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, उसी से या तो आप गन बना लो या बटर बना लो। बट इन रिसोर्सेज को, दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। बेटा डिग्रियां होना, नॉलेज होना और नॉलेज इम्पार्ट करने में बहुत डिफरेंस है। अच्छे अच्छे टॉपर ना पढ़ा नहीं सकते, सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। मेरे मेरे हाथों के पढ़े हुए कितने स्कूल टॉपर्स हैं जो कहते हैं मैम हम ना, हम खुद पढ़ लेंगे पर हम पढ़ा नहीं सकते। और कुछ मेरे इतने एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो 85-90% वाले, एवरेज ही बोलती हूँ मैं उसको, वो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, वो अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल के बैठे हुए हैं, सच्चाई बता रही हूँ मैं। तो नॉलेज होना और नॉलेज इम्पार्ट करना बहुत डिफरेंस है। डिग्रियां तो जितनी मर्जी ले लो पर तुम्हें पढ़ाना भी तो आना चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये भी हमने एज्यूम करा है कि हम सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज तो इकोनॉमी में हमें हजारों चीजें बनानी है। सुन रहे हैं दक्ष? और हमने ये भी एज्यूम करा कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंट, मतलब कोई भी नल्ला वेल्ला नहीं बैठा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारे रिसोर्सेज काम पर लगे हुए हैं, ठीक है। और हमने क्या एज्यूम करा कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। हमने जो रिसोर्सेज लगाए हैं, अदरवाइज इक्वली एफिशिएंट होते तो हम क्या करते, 21 गन्स 1 बटर, फिर 20 गन्स 1 बटर, फिर 19 गन्स, सॉरी 1 बटर, फिर 18 गन्स 4th बटर, फिर 17 गन। फिर तो हम ये करते ना, अगर फिर तो हम एक एक को ही लूज करते ना यहाँ से। हमने एज्यूम करा है कि हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर वो इक्वली एफिशिएंट होते तो फिर तो एक एक लूज करो एक ले लो, एक लूज करो एक ले लो, एक लूज करो एक। सारे ही बच्चे 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बना पा रहे हैं। और सोचो सारे ही बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना वैसे तो। बात खुश लानी ने मैथ्स में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पर ठीक है, वो कुछ प्रेजेंटेशन गड़बड़ कराया है, मतलब उसका क्वेश्चन ठीक है, उसने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली वही है। Resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. बोला ना मैंने आपको, पहले 1 गन दी तो 1 बटर बना, फिर 2 गन्स दी तो 1 बटर बना। तो जो आगे आगे रद्दी रद्दी बच्चे हैं ना, आगे नल्ले बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, हमने एज्यूम करा ना कि मशीनरी का भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा, वही सेम मशीनरी है जो कि हम गन्स बनाने में यूज कर रहे थे, वही सेम मशीनरी है जो कि हम बटर बनाने में यूज कर रहे हैं। ये एमओसी एमआरटी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सिचुएशन बेस्ड नहीं होती बच्चा, ये कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी है, आप ऑप्ट कर लो, आप 18 गन बना लो। आपकी इकोनॉमी में क्या हालात चल रहे हैं, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। आपके पापा को दिखा कि नहीं यार मैं शूज भी बना रहा हूँ और मैं गारमेंट्स भी बना रहा हूँ, मेरी टारगेट मार्केट ऐसी है कि शूज ना 18 बिक पाएंगे और कपड़े तो ना सिर्फ 2 ही बिक पाएंगे। तो ये अब आपके डैड को डिसाइड करना है, इसके डैड को क्या डिसाइड करना है कि नहीं यार मेरे तो ना शूज 6 बिकेंगे और मेरे कपड़े ना 5 बिक जाएंगे। तो आपकी भैया आप सोम बाजार में बेच रहे हो या आप जाके प्रोमेनाड में बेच रहे हो, मैटर करेगा ना। उस हिसाब से ही आर्टिकल बनाओगे ना। प्रोमेनाड में जाके छोले भटूरे तो बेचने नहीं लग जाओगे, सोम बाजार में छोले भटूरे ही सबसे ज्यादा बिकते हैं मुझे तो लगता है ना। सोम बाजार में मंडे मार्केट जो लगती है जिसमें फंस जाते हो तुम, देख बता सोम बाजार कौन सा है, हे राम। अब देखो डायग्राम, ये डायग्राम भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर है? हाँ, सब्जियां और छोले भटूरे ही मुझे लगता है, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने कभी विजिट नहीं करा। हाँ कोई बात नहीं, तू बता चल। ठीक है, तो पॉइंट ए वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारा, हम उसमें 21 गन्स बना रहे थे और कोई बटर नहीं बन पा रहा था। और पॉइंट जी वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हम 6 बटर बना रहे थे और गन्स हमारी 0 हो गई थी, ठीक है। इन बिटवीन जो वेरियस पॉसिबिलिटीज है, ये बी सी डी ई एफ, इसमें ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे थे गन्स और बटर का। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पीपीएफ या पीपीसी जो भी कह लो आप। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करोगे मार्क्स मिलेंगे? वाह, अच्छा, अपने आप समझते रहो। बिल्कुल एबीसीडी लिखना होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ते हैं हम लोग। एमओसी रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, आपने देखा पहले 1 सैक्रिफाइस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो पीपीएफ में नॉर्मली एमओसी हमारा हमेशा राइजिंग होता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं। चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन।
इट इज द रेशो। हम एमओसी को जब रेशो की फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल आएंगे तुम्हारे पेपर में, पीपी कर्व जरूर आएगा। ठीक है, कराऊं ये वाला मैं आप लोगों को या नेक्स्ट में कराऊं, जैसा आपको बोलो करा दूं। चलो देखो, पहला क्या है, पीपीएफ का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप चला। एमओसी ये रहा ना बेटा, एमओसी क्या है हमारा, जो हम सैक्रिफ, हाँ देखो, चलो, एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। गन्स को हमने कितना सैक्रिफाइस किया टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। बटर का कितना गेन हुआ, आपने गन्स गन्स का कितना सैक्रिफाइस किया टू अटेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ। पहले हमने वन गन ली थी तो वन बटर बना था, फिर टू गन सैक्रिफाइस करी तो दूसरा बटर बना, फिर तीन गन सैक्रिफाइस करी, मतलब ये डिफरेंसेस थे ये सब, तो तीसरा मिला। ठीक है, तो हमने कितना सैक्रिफाइस करा टू अटेन वन एडिशनल यूनिट। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, वहीं बैठ जाओ। ठीक है, अब सुन ध्यान से, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड। पहले एक किया, पहले एक सैक्रिफाइस किया, फिर दो किया, फिर तीन किया, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं इसका एक और अटेन करने के लिए। ठीक है, सो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। समझ आई बात, बालों में ही खो जाता है, बाल थोड़े ऊपर उठा के रखा कर। देखो अब इसके बाद पीपीएफ हमारा डाउनवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड के पीछे मैंने आपको हर कर्व के लिए बोल दिया इनवर्स रिलेशनशिप। तो पीपीएफ क्या शो करता है साथ, हाँ इनवर्स रिलेशन चल रहा है ना, गन गन आपकी कम हो रही है और बटर ये नहीं डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा क्या होता है, बटर इंक्रीज भी तो हो रहा है। सर्कल नहीं बनाना, इनवर्सली इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड फॉलिंग। हाँ, इनवर्स रिलेशन रीजन है आपका किसी भी कर्व के डाउनवर्ड जाने का, अपवर्ड नहीं जा रहा ना वो, अपवर्ड डायरेक्ट में जाता है, एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। दिमाग तो इसका ठीक है, ये पढ़ता नहीं है। एक बार रुक जा, एक बार रुक जा, मेरे को ये खत्म करने दे, फिर तेरा लेती हूँ डाउट। ठीक है, तो पीपीएफ हमारा स्लोप करता है डाउनवर्ड, क्योंकि पीपीएफ शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। In such a case, more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good. आप अगर गन कम नहीं करोगे तो बटर नहीं बढ़ सकता, आपको गन्स में से अपने रिसोर्सेज को निकालना ही पड़ेगा ताकि आप बटर बना पाओ। ठीक है, as there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity। इनवर्स चल रहा है ना, एक एक को कम करोगे तभी दूसरा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारा जो पीपीएफ है वो स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीएफ इज कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप क्यों है, क्योंकि हमारा एमओसी जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, इनवर्स की वजह से नहीं, एमओसी के इंक्रीज की, एमओसी अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर ये हमारा कॉन्वेक्स आ जाएगा, एमओसी अगर कांस्टेंट हो तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखो, ये आगे है इनफैक्ट, देखो क्रेजी नहीं है ये, तू क्रेजी है। देखो, क्या पीपीएफ आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हो सकता है अगर आपका एमओसी कांस्टेंट है। ठीक है, और क्या आपका पीपीएफ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकता है जब एमआरटी आपका डिक्रीजिंग है। ये देखो, पहले 6 गन दी, फिर 5 दी, फिर 4 दी, फिर 3 दी, फिर 2 दी, फिर 1 दी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। डाउनवर्ड सभी हैं, डाउनवर्ड तो सभी है, किसी भी केस में क्या ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड तो किसी में भी नहीं हुआ। ठीक है, समझ आई बात। तो पीपीएफ हमारा कॉन्केव इन शेप है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एमआरटी है वो इंक्रीजिंग है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। और एमआरटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट ही नहीं है। अगर सारे बच्चे 1 आवर में 10 पेंटिंग्स बना लेते तो फिर ये भी स्यापा नहीं आता ना, वो उनका इक्वली एफिशिएंट होना जरूरी है। ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स शिखा मैम सब पढ़ा लेती तो मजे ही आ जाते हैं ना, फिर सब अच्छे से पढ़ा लेती, ये भी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, एज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गुड टू अनदर, लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड। ठीक है, घटिया से घटिया चलेगा ना। ठीक है, दिस रेजेस द कॉस्ट एंड रेजेस द एमआरटी। In the given example of guns and butter, units of gun sacrifice keep on increasing each time to increase the production of 1 unit of butter। ठीक है, एक्चुअली आपका गन का सैक्रिफाइस 1 2 3 हर टाइम वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। फाइन, समझ आया, यहीं तक बता रही हूँ, 1 सेकंड।
पूछ पूछ पूछ। इनवर्स की वजह से डाउनवर्ड। कॉनकेव है इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। कॉन्वेक्स हो जाता, रहेगा डाउनवर्ड ही पर कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है।